डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग गति के समीकरणों का अध्ययन करेंगे। हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण होता है कि v = u + at। दूसरा है s = ut + ½ at²। और तीसरा होता है v² = u² + 2as। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सिंबल्स क्या क्या हैं। पहला हमारा v, ये किसी भी वस्तु का अंतिम वेग है। u, ये किसी भी गतिमान वस्तु का प्रारंभिक वेग है। a आपका त्वरण है और t समय है, अंतराल। s आपका चली गई दूरी है और बाकी नॉर्म्स यही इसमें इतने थे जो आपको बता दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग पहले समीकरण का निगमन करेंगे कि हमारा जो पहला समीकरण है वो किस प्रकार निगमित होगा। साथ ही साथ इस निगमन में हम 2 विधियों का प्रयोग करेंगे। पहली विधि सामान्य विधि और दूसरी विधि कलन विधि। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है जो विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करती है। विरामावस्था का अर्थ होता है कि वस्तु रुकी हुई और इस टाइम जो वेग होगा वो 0 होगा। तो जो वस्तु अगर विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रही है तो उसका प्रथम वेग u, और कब तक गति कर रही है? t समय तक। इस समय में उसने किसने दूरी तय की? s, और इस दूरी को प्राप्त करते समय उसका वेग क्या था? v था। तो हम त्वरण की परिभाषा ले लेते हैं। त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल a = अब वेग में कितना परिवर्तन हुआ? प्रारंभिक वेग क्या था और अंतिम वेग क्या था? प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग v था। दोनों का अंतर, यही हमारा वेग में परिवर्तन होगा। और समय कितना लगा? t। इसको पक्षांतर कर लें तो at = v - u, which implies that v = u + at। ये आपके गति का प्रथम समीकरण। इसी समीकरण का निगमन हम लोग कलन विधि से करेंगे। देखिए, उसमें भी हम त्वरण की परिभाषा का ही प्रयोग करेंगे। और त्वरण की परिभाषा a = dv/dt। हमको क्या करना है? थोड़ा सा इसमें तिर्यक गुणा करें। a dt = dv और dv = a dt। इंटीग्रेट above इक्वेशन विद इन लिमिट। अभी हम आपको लिमिट कैसे निर्धारित करेंगे ये चीज़ सिखा देंगे। तो अब इंटीग्रेशन का हम लोगों ने सिंबल लगा दिया dv, इंटीग्रेशन a dt। अब लिमिट की बात करते हैं। जिस टर्म में d लगा हुआ है वही चीज़ चेंज होगी, और कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी यही हमको लिखना है। ये जो इसका एक नॉब है ये लोअर नॉब है, तो यहाँ पे जो लिमिट लिखी जाएगी वो कही जाएगी लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखी जाएगी उसको कहा जाएगा अपर लिमिट। अब देखिए, वेग dv मतलब वेग, वेग की लोअर लिमिट क्या थी? सबसे छोटी। जब वस्तु ने गति करना शुरू किया, जब उसने गति करना शुरू किया तो उसका सबसे न्यूनतम वेग क्या था? u। और अधिकतम वेग क्या होगा? या अंतिम वेग की बात करें, कहाँ तक वो चली, तो अंतिम वेग आपका क्या है? v। तो इसकी लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। समय की बात करते हैं। कोई भी वस्तु जब चलना शुरू करती है तब हम समय का काउंट अगर शुरू किसी भी काम को करने के लिए, तो हमेशा हम समय का काउंट 0 से शुरू करते हैं। तो इसकी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, और जहाँ तक वो गया है वहाँ पर अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? t। इंटीग्रेशन का रूल लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा v u2 v = a t 0 to t। अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम क्या करेंगे? घटा देते हैं। जैसे यहाँ v ना होता, अगर x होता, उस केस से आप समझिए, लेकिन v ही लिखा जाता है। तो अपर लिमिट मैंने क्या रखी? v, और लोअर लिमिट x के स्थान पर क्या रखी? u। तो ये क्या आ गया? v - u। लेकिन ये v ही लिखा जाता है, मैंने आपको समझाने के लिए इस चीज़ को बता दिया था। इसी तरह टाइम के लिए अपर लिमिट में t और लोअर लिमिट उससे घटा दिए। वैल्यू हमारी क्या मिली? v - u =
AT विच इम्प्लाइज दैट V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये आपके गति का प्रथम समीकरण का निगमन है। कल हम लोग दूसरे समीकरण का निगमन करते हैं। दूसरा समीकरण हमारा मैंने भी बताया था आपको, यस इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको भी दो तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका, हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, या दूरी इक्वल्स टू चाल गुणे समय। ये जब एक समान चाल की बात होती है, लेकिन अगर चाल परिवर्तित हो रही है, हमारी गति में चाल परिवर्तित हो रही है, पहले U थी, फिर कुछ और हुई, फिर कुछ और हुई, अब भी V हो गई, तो इस कंडीशन में दूरी इक्वल्स टू औसत वेग गुणे समय, या औसत चाल कह लें, समय कह लें, वेग कह लें, एक ही चीज़ है। हम लोग औसत वेग लिख के कर रहे हैं हम। तो दूरी की S, अब औसत वेग कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग एवरेज कैसे निकालते थे? जैसे दो चीज़ें दी गई हैं, दोनों जितनी चीज़ें दी गई हैं उनको हम जोड़ते थे और उससे बाद उतने ही नंबर से भाग कर देते थे। तो यहाँ पर आपके पास दो वेलोसिटी है U प्लस V, तो भाग किससे दे देंगे? 2 से इंटू T। या अब देखिए, गति के पहले समीकरण का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। गति का पहला समीकरण क्या कहता है कि V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो U प्लस AT होल अपॉन 2 इंटू T यहाँ पे लिख लेंगे, चूँकि V इक्वल्स टू U प्लस AT। सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा 2U प्लस AT बाई 2 इंटू T, या U प्लस हाफ AT इंटू T, या यस इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपका गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हो गया सामान्य विधि। अब हम इसी चीज़ का निगमन करेंगे कलन विधि से। कलन विधि से निगमन में पुनः हम लोग वही दूरी की ही परिभाषा लेंगे। देखिए, हम जानते हैं S इक्वल्स टू, वेग की परिभाषा ले लेते हैं। V इक्वल्स टू ds अपॉन dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ से? ds दैट इज इक्वल टू v इंटू dt। वही काम, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद इन लिमिट। चलिए लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। लिमिट का हमने सिंबल लगा दिया। अब लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है? तो कोई भी वस्तु जब चलना प्रारंभ करती है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पहुँची, ये दूरी हम 5 मीटर ले लें, तो यहाँ पे उसकी दूरी देखिए, जैसे कि हम कोई वस्तु A है, वो चलना प्रारंभ करती है, वो यहाँ से इस बिंदु तक उसको जाना है, बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो यहाँ पर वस्तु ने कितनी दूरी तय की? 0। और जब यहाँ पहुँची तो कितनी तय की? 5 मीटर। तो यहाँ की जो लिमिट होगी लोअर, वो कितनी होगी? 0। और उसने 5 मीटर की जगह हम S मान लें, S दूरी चली, तो कितनी होगी? S, ठीक ना। अब एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग सीख लेते हैं इंटीग्रेशन का, पहले वाले में भी उसका इस्तेमाल हुआ है। एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि अगर किसी चीज़ की पावर x की पावर n dx है, तो इंटीग्रेशन करने पर वो हो जाएगी x की पावर n+1 बटे n+1। बहुत सारे केस हैं जैसे इंटू dx लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर 1 है, 1 इंटू dx। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 इंटू dx। यहाँ से क्या मिल जाएगा अगर फॉर्मूला अप्लाई करें? तो x की पावर n के स्थान पर क्या है? 0 + 1 बटे 0+1। फार्मूला अप्लाई करने पे ये हमको क्या मिल गया? x बटे 1, सिंपल सा लिख सकते हैं x। यहाँ पर इसी बेसिक फार्मूले का सब में लगभग आपके इस्तेमाल है। यहाँ पर चलिए फार्मूला अप्लाई करें, ds है तो क्या हो जाएगा? s, और लिमिट क्या हो जाएंगी इसकी? 0 to s। अब इसको देखिए, ये आपका क्या है? v dt। यहाँ पर देखिए d, अगर वेरिएबल में x था तो यहाँ पर भी x, लेकिन यहाँ पर t है, यहाँ पर v है, तो हमको पहला काम करना है कि v को t के टर्म में चेंज करना है। और हम जानते हैं कि v इक्वल्स टू क्या होता है? इसकी अगर लिमिट की बात कर दें तो 0 to t इसकी लिमिट होगी, पहले वाले में हमने जाना था। तो v इक्वल्स टू u प्लस AT,
अब ये टी के टर्म में हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा s माइनस 0 बराबर इंटीग्रेशन 0 टू टी u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी a t dt। u कांस्टेंट है और यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू t इंटू डी टी प्लस यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू t इंटू डी टी। अपना फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का, तो ये हो जाएगा u ब्रैकेट में t 0 टू t प्लस यहाँ पर a फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 0 टू t। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब ये हो जाएगा आपका यस बराबर u ब्रैकेट में t माइनस 0 प्लस a टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 या यस इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया आपका गति का दूसरा समीकरण कलन विधि से। अब हम लोग गति के तीसरे समीकरण का निगमन करेंगे। गति का हमारा तीसरा समीकरण जो होता है, हमारा जो गति का तीसरा समीकरण है वो है वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग सामान्य विधि से देखेंगे और उसके बाद कलन विधि से देखेंगे। तो सामान्य विधि से देखिए, जैसे आपके पास गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/8 2ab 2u/8। अब देखिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। 2a अगर कॉमन ले लें, सबसे पहले ये वाला टर्म देखिए, इन दोनों में कॉमन लेना है। सबसे पहले इसको देखिए, हमने 2a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ut। यहाँ पर 2 नहीं है तो वो कहाँ चला जाएगा, बटे में a कॉमन हो गया, एक ये बचा at स्क्वायर। अब ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या होता है, s के बराबर। तो u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी सामान्य विधि हो गई। चलिए अब बेटा इस इक्वेशन को हम लोग कलन विधि से करेंगे। त्वरण की परिभाषा लेते हैं। a इक्वल्स टू क्या होता है, dv अपॉन dt। इसमें हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करें, ऊपर भी ds से गुणा कर दें और नीचे भी ds से गुणा कर दें। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv बटे ds गुणे ds बटे dt। मैथमेटिकल टर्म में ये सही है, कहीं से गलत नहीं है। ds अपॉन dt आपका किसके बराबर होता है, वेग के। तो a इक्वल्स टू dv अपॉन ds इंटू v। अब पक्षांतर कर लीजिए, a ds दैट इज इक्वल टू v इंटू डी। लिमिट लगाते हैं तो v डी वी इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऐसे लिख दें, इंटीग्रेशन above equation within limit। अब देखिए वेग के लिए लिमिट u टू v दैट इज इक्वल टू a ds। तो s वेरिएबल है तो 0 टू s। अब यहाँ देखिए v है तो क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करने पे पावर 1 थी तो 2 हो जाएगी बटे 2, वी स्क्वायर बटे 2 लिमिट u टू v दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर a बाहर आ जाएगा और s के लिए क्या हो जाएगा, s 0 टू s। अब यहाँ पर हम लोग देखें, आपका ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटे 2 माइनस यू स्क्वायर बटे 2 दैट इज इक्वल टू a इंटू एस माइनस 0। यह हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2 बराबर as, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इट्स इम्प्लाइज दैट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपके गति का तृतीय समीकरण। कल हम लोग गति के इन्हीं तीनों समीकरणों का निगमन ग्राफी विधि से करेंगे।